नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जीएस प्लैनेट। हम लोग हिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं। हिस्ट्री के चार लेक्चर हो चुके हैं। आज उस सीरीज़ में पांचवा लेक्चर है। जो हम टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वैदिक सिविलाइजेशन, अर्थात वैदिक सभ्यता। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 से लेकर 650 बीसी तक चला है, बिफोर क्राइस्ट 1500 टू 650। ये सभ्यता के बारे में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम कवर करेंगे। सभ्यता का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी बड़ा था, वैदिक सिविलाइजेशन उससे भी थोड़ा सा बड़ा है। इसको हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। आज पहला पार्ट कवर करेंगे, मोस्टली हम लोग इसका लिटरेचर पार्ट कवर करेंगे। कल जो है लिटरेचर का दूसरा पार्ट कवर करेंगे, और लास्ट में थर्ड जो इसका टॉपिक होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके फीचर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले इस टॉपिक पे पढ़ना क्या है ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। विषय परिचय के बारे में बात करेंगे कि क्या था ये सभ्यता, कैसे अस्तित्व में आया, इसकी इनिशियल इन्फॉर्मेशन के को हम लोग जो है अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि इसके सोर्सेस क्या हैं, कैसे हमें पता चला कि ऐसी कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही होगी, और उसका स्ट्रक्चर क्या रहा होगा। वो सारे सोर्सेस, यानी कि स्पेशली ये वैदिक लिटरेचर जो इसके सोर्सेस हैं उसको हम कवर करेंगे। लिटरेचर में हम लोग पढ़ेंगे वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तथा अन्य ग्रंथ जिसमें हमें वैदिक साक्ष्य मिलते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। और लास्ट में जो पढ़ेंगे इसका फीचर्स, यानी कि इसका विशेषताएं कि वैदिक जीवन किस प्रकार का रहा था, उसकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, रिलीजियस लाइफ कैसी थी, ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पे, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे, वो देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये किस टाइम पे आता है, तो ये ठीक वैदिक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या माना गया है, 2500 से लेकर 1750 बीसी तक का। और उसके बाद क्या हुआ था, ऐसा माना जाता है कि प्राकृतिक आपदाएं लगातार आई जिसकी वजह से ये सभ्यता नष्ट हो गई, और उसी जगह पर एक नई सभ्यता ने आकार लिया। अ न्यू सिविलाइजेशन हैड इमर्ज्ड ऑन द सेम रीजन, जिसे हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो इसका टाइम क्या है, 1500 से लेकर 650 बीसी, लगभग 1000 ईयर का ये जो टाइम पीरियड रहा है वो वैदिक सिविलाइजेशन के एक्सटेंशन का रहा था। और क्या देखते हैं कि इस वैदिक सभ्यता को आर्यों की सभ्यता भी कहा जाता है, यानी कि आर्यन सिविलाइजेशन। क्यों कहा जाता है आर्यन सिविलाइजेशन? क्योंकि इस सभ्यता में जो व्यक्ति थे, जो मनुष्य थे, उनकी जो प्रजाति थी वो वैसा माना जाता है कि वो आर्यंस थे। हम लोग जो मानव जीवन का इतिहास जब पढ़ते हैं, स्पेशली एंथ्रोपोजेनिक्स जब पढ़ते हैं, मानव इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, पता चलता है कि मनुष्यों का अलग अलग प्रजातियों में विभाजन हुआ है। कुछ आर्यंस हैं, कुछ यूरोपियंस हैं, ठीक है, कुछ जो है मंगोलाइड हैं, कुछ ऑस्ट्रेलाइड हैं, कुछ नीग्रो हैं। तो ऐसे ढेर सारे जो है प्रजातियों में मानव का विकास हुआ है। तो जो आर्य हैं ये भी एक प्रकार की मानव प्रजाति थी, और इसका माना जाता है कि ये जो आर्य प्रजाति है वो कहाँ से आए थे, वो कैस्पियन सागर के आसपास डेवलप हुए थे। आप इस मैप को देखिए यहाँ पर, यानी कि सेंट्रल एशिया, ऐसा माना जाता है। हालांकि अलग अलग विद्वानों ने आर्यों के ओरिजिन के बारे में अलग अलग थ्योरी दी है, लेकिन उसमें सबसे प्रमाणिक जो थ्योरी मानी जाती है, उसमें जो मोस्ट ऑथेंटिक थ्योरी मानी जाती है वो किसकी मानी जाती है, वो मैक्स मूलर की मानी जाती है। तो मैक्स मूलर जो यूरोपियन हिस्टोरियन थे, उनके अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से भारत आए थे। कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया, कैस्पियन सी के इर्द गिर्द से ये आए थे। अगर आप देखें तो ये जो मैप आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जहाँ पे सर्कल किया गया है, ये कैस्पियन सी है, यहाँ से आए थे। ये बीच में आपको एक रास्ता मिल रहा है, ये खैबर पास कहलाता है। क्या कहलाता है, खैबर पास, जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। ये जो खैबर पास है, खैबर दर्रा है, जोग्राफी में आप लोग पढ़ेंगे दर्रा किसे कहते हैं, व्हाट इज़ पास। जो दो माउंटेन होती हैं उसके बीच में जो खाली जगह होती है उसे हम लोग पास कहते हैं या दर्रा कहते हैं। तो इसी दर्रे से
आर्यंस जो है भारत में प्रवेश करते हैं। तो मैक्स मुलर जी की जो ये थ्योरी है उसे सेंट्रल एशियन थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रमाणिक मानी गई है आर्यों के ओरिजिन के संबंध में। इसके अलावा तिलक जी ने भी अलग थ्योरी पेश की थी। तिलक जी के अनुसार जो आर्यंस थे वो कहाँ से आए थे, वो आर्कटिक प्रदेश से आए थे। आर्कटिक प्रदेश, या अगर हम इस पूरे मैप को देखें तो आर्कटिक प्रदेश थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, कैस्पियन सी के थोड़ा सा और ऊपर वहाँ पे होगा, वहाँ से उनकी मान्यता थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुसार आर्य तिब्बत से आए थे। ये जो तिब्बत का लैंड है, ठीक है, तिब्बत के लैंड से ये भारत में आए थे। हालांकि इनकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। हमें उसे नहीं देखना है कि क्यों रिजेक्ट हुआ, क्यों उनका ऑथेंटिक माना जाता है। हमें सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन भारत सरकार ने मान्यता दी है, जिन भी इन्फॉर्मेशन को, हमें केवल उसी को स्वीकार करना है। तो आर्यों का जो प्रारंभिक निवास स्थान है, जो इनिशियल इनका ओरिजिन है, वो कहाँ से है, वो मध्य एशिया से है। आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, अर्थात नोबेल। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, व्हाट डज आर्यन मीन्स। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, व्हाट डज आर्यन मीन, तो इट मीन्स नोबेल। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य थे कैसे? मुख्यतः ये प्राचीन, जब इनकी हम इनिशियल स्टेज की बात करें, शुरुआती में, ये अर्ध घुमंतु लोग थे। अर्ध घुमंतु मतलब सेमी नोमैडिक। सेमी नोमैडिक का मतलब क्या होता है कि ये घुमक्कड़ लोग थे। एक्चुअल में ये पशुपालक थे, पेस्टोरल थे। जो पेस्टोरल लाइफ होता है वो पशु का पालन का काम करता है। अब पशुओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? घास। क्या होती है? ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड वो ढूंढते हैं। अगर आप लोग ध्यान दें तो ये जो, अगर ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो ये जो कैचमैन का रीजन है, ये पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया और सेंट्रल यूरोप का जो ये रीजन है पूरा का पूरा, ये ग्रासलैंड है। और इस ग्रासलैंड का नाम क्या है? स्टेपी। ये स्टेपी ग्रासलैंड में आता है, ठीक है। तो वहाँ से इनकी शुरुआत हुई स्टेपी ग्रासलैंड में। वहाँ पर जब घास की कमी आने लगी, तब जाहिर सी बात है, जब घास में कमी आएगी तो पशुओं को भोजन के लिए इन्हें वैकल्पिक राज्यों या वैकल्पिक स्थानों की ज़रूरत पड़ेगी। जब उस तरह के अल्टरनेटिव प्लेसेस की ये तलाश करते थे तो ये घूमते रहते थे, इसीलिए घुमक्कड़ ज़िंदगी जीते थे। अर्ध घुमत तो इसलिए क्योंकि जब इनको वो जगह मिल जाती तो जब तक उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर लेते थे तब तक ये वहाँ निवास करते थे, इसलिए पूरी तरह से ये घुमक्कड़ नहीं थे, अर्ध घुमक्कड़ थे। सेमी नोमैडिक पेस्टोरल लाइफ जीते थे। वैदिक सभ्यता को समय के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला जो काल जो कहलाता है ऋग वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक काल कहा जाता है। पूर्व वैदिक काल, अर्ली वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि इस समय जो 1500 से लेकर 1000 बीसी का जो टाइम था, ऐसा माना जाता है कि इस समय ऋग्वेद का कंपाइलेशन या संकलन हुआ था और जो ऋग्वेद के अनुसार जीवन ही देखने को मिलते थे, इसीलिए इस पूरे काल को ऋग वैदिक काल कहा जाता है। दूसरा जो काल आएगा वो होगा उत्तर वैदिक काल, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड। ये लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक एज क्या होता है? 1000 से लेकर 5650 बीसी तक चलेगा। लगभग 350 वर्षों तक ये जो कार्यकाल है, इसमें अन्य वेदों की रचना हुई, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये सारे वेद क्या हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे। इन तीनों वेदों की रचना हुई और इन्हीं के अनुसार जो है जीवन देखने को मिलता है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर सोशल चेंजेस देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिलेंगे, पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे ऋग वैदिक से लेकर उत्तर वैदिक के बीच में। वो सारे के सारे हम लोग जो फीचर्स कवर करेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे। तो वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आगे देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि इनका लोकेशन क्या था, कहाँ पर ये बसे थे? तो जोग्राफिकल एक्सटेंट अर्थात जो है, एक मिनट, जोग्राफिकल एक्सटेंट अर्थात भौगोलिक विस्तार कहाँ पर हुआ था? तो ऐसा माना जाता है जो ये अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें इनका जो एक्सटेंशन हुआ था ये इंडस प्लेन के आसपास हुआ था। इंडस प्लेन का अर्थ होता है सिंधु नदी और उसके आसपास का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर इसका विकास हुआ था। इसमें पाकिस्तान होगा, पंजाब होगा, कश्मीर होगा, हरियाणा होगा, दिल्ली के आसपास, यानी कि ऐसा मान के चले ये वाला जो रीजन है ये। अगर आप लोग ध्यान दें पिछले लेक्चर को, अगर आप ध्यान दें तो पिछले लेक्चर में जो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो विस्तार क्षेत्र देखा था, उसका जो एक्सटेंशन देखा तो वो भी यहीं पर था। तो ऐसा माना जाता है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है एक्सटेंट हुई, जब वो विलुप्त हुई, तो वहीं पर उसी जगह पर आर्यों ने अपनी एक सभ्यता डेवलप की, उसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड था वो
मोस्टली नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी उत्तरी पश्चिमी इंडिया की ओर फैला। उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पर संसाधनों की कमी होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है वैसे वैसे रिसोर्सेज क्या होते हैं, घटते जाते हैं। अगर रिसोर्सेज को भी उसी रेशियो में नहीं बढ़ाया जाता है तो रिसोर्सेज घट रहे थे, तो फिर वही अल्टरनेटिव रिसोर्सेज की तलाश होगी, तो वो लोग मूव करेंगे इस ओर, यानी कि इधर जो एक क्षेत्र कहलाएगा क्या होगा, ये गैंगटिक प्लेन कहलाएगा। तो यहाँ से लेटर वैदिक एक्सटेंशन शुरू हो जाएगा, यानी उत्तर वैदिक जो सभ्यता थी वो कहाँ विकसित हुई, वो गैंगटिक प्लेन के आसपास। यहाँ यूपी आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, मध्य प्रदेश। तो ये बीच वाला जो क्षेत्र है, ये सेंट्रल पार्ट यहाँ पर डेवलप हुआ था। इसको हम आगे कवर करेंगे। तो शुरुआत की जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और दूसरा जो हुआ था लेटर वैदिक पीरियड का जो एक्सटेंशन हुआ था वो गैंगटिक प्लेन में हुआ था। तो ये इसका भौगोलिक विस्तार है। आगे देखते हैं इसके सोर्स कि वैदिक सभ्यता के सोर्स क्या है, कैसे हमें पता चला इस सभ्यता के बारे में। तो इसमें दो महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। पहला है वैदिक ग्रंथ यानी वैदिक लिटरेचर, और दूसरा है जो अदर टेक्स्ट बुक लिखे गए थे, उनके माध्यम से हमें वैदिक सभ्यता के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक ग्रंथों की बात करें, इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण आएंगे वेद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके बाद उपवेद है, उपवेद भी 4 है, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद। ब्राह्मण है, ब्राह्मण में भी कई सारे ग्रंथ हैं। अरण्यक है, अरण्यक में भी कई सारे ग्रंथ हैं, और उपनिषद। तो वेद, उपवेद, ब्राह्मण और उपनिषद, ये 5 मिलाकर इन्हें वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपसे, एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। वो 4 ऑप्शन इस प्रकार होंगे। तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, पहला ऑप्शन दे दिया जाएगा उपवेद, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा ब्राह्मण, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा महाभारत, चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा मान लीजिए उपनिषद। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वैदिक ग्रंथ में शामिल नहीं हैं, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, महाभारत। क्योंकि 5 ही जो ग्रंथ हैं इन्हीं को वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। इसमें वेद हैं, इसमें उपवेद हैं, इसमें ब्राह्मण है, इसमें अरण्यक है और इसमें उपनिषद है। अन्य ग्रंथों की बात करें, अदर टेक्स्ट बुक की बात करें, तो रामायण, ऐसा माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल के आसपास रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। तो रामायण है, महाभारत है, पुराण जो कि माना जाता है वैदिक काल के बाद कंपोज हुए, मौर्य काल के बाद ऐसा माना जाता है। जब शुंग शासन चल रहा था, ब्राह्मणों का शासन चल रहा था, तो वहाँ पर पुराणों को संकलित करने का प्रयास किया गया और गुप्त काल तक ये संकलन चलता रहा। लेकिन पुराण पढ़ने से, महाभारत, रामायण आदि पढ़ने से कुछ वैदिक सभ्यता के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, इसलिए इन टेक्स्ट बुक को भी वैदिक सोर्सेस में शामिल किया जाता है। लेकिन ये वैदिक ग्रंथ नहीं कहे जाते हैं। तो सोर्सेस में हमें 2 प्रकार के सोर्स देखने को मिले। पहला सोर्स क्या मिला, पहला मिला वैदिक ग्रंथ, और दूसरा क्या मिला, अन्य जो टेक्स्ट बुक है। अब इसको हम देखते हैं आगे, थोड़ा सा एक कंपैरिजन कर लिया जाए जिससे कि काफ़ी क्लैरिटी आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं वेद, उपवेद और ब्राह्मण, इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या है और तीनों आपस में इंडिविजुअली है क्या। तो वेद की अगर बात करें तो वेद को ऐसा माना जाता है इट्स अ सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज। इसका अर्थ क्या हुआ कि वेद ही सच्चे ज्ञान के स्रोत माने गए हैं। वेद क्या है, सच्चे ज्ञान के स्रोत माने गए हैं। वेद पढ़ने से आपको सच्चा ज्ञान मिलता है, ऐसा मान्यता है, ऐसी धारणा है। आप इससे डिफ़र भी कर सकते हैं, आप इसको सपोर्ट भी कर सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। लेकिन पुराने ज़माने की अगर हम बात करें, एंसेंट टाइम की बात करें, इट इज़ कंसिडर एज द सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज। और इसमें कुल कितने वेद थे, पहला वेद था ऋग्वेद, दूसरा वेद था सामवेद, तीसरा था यजुर्वेद और चौथा क्या था, अथर्ववेद। नहीं याद हो तो ऐसे याद कर सकते हैं, सारी आयु, इससे याद हो जाएगा आपको। सारी आयु से सा से सामवेद, री से ऋग्वेद, आ से अथर्ववेद, यु से यजुर्वेद, इससे याद हो जाएगा। तो सारी आयु से क्या हो जाएगा, आपको वेद याद हो जाएगा। दूसरी तरफ देखते हैं तो दूसरा है हमारा उपवेद। उपवेद की अगर हम बात करें, ये क्यों लिखे गए थे भाई, ये सप्लीमेंट्री ऑफ वेदास हैं, यानी कि वेदों के पूरक हैं। क्या है ये, पूरक। पूरक का मतलब समझते हैं, जब कोई चीज़ अधूरी रह जाती है तो उसको पूरा करने का जो कार्य किया जाता है उसे ही पूरक कहा जाता है, सप्लीमेंट्री कहा जाता है।
तो ऐसा माना जाता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो ये ग्रंथ लिखे गए थे ये पूरी तरह से पूर्ण नहीं थे। इनमें कुछ चीज़ें रह गई थी, उन्हीं चीज़ों को कवर करने के लिए, उन्हें सप्लीमेंट करने के लिए ये उपवेद लिखे गए। तो जो आयुर्वेद लिखा गया वो किसको सप्लीमेंट करता है? वो ऋग्वेद को सप्लीमेंट करता है। गंधर्व वेद जो लिखा गया वो किसको करता है? सामवेद को करता है। धनुर्वेद किसको करता है? यजुर्वेद को करता है। और शिल्प वेद किसको करता है? अथर्ववेद को करता है। अब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये आयुर्वेद क्या है, ये गंधर्व वेद क्या है, इसके बारे में जानते हैं। आयुर्वेद जैसा कि आप लोग जब सब जानते हैं, एक इट्स अ साइंस ऑफ मेडिकल। किसका है? मेडिसिन, साइंस ऑफ मेडिसिन। ये साइंस ऑफ मेडिसिन है आयुर्वेद, और इसका संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। तो पुराने ज़माने में, और ये पुराने ज़माने का आज भी ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। पूरी दुनिया आयुर्वेद के बारे में रिसर्च कर रही है। ऐसा माना जाता है कि जो आयुर्वेद है ये परंपरागत चिकित्सा प्रणाली है, एक कन्वेंशनल मेडिकल साइंस है। इसको अपनाने से बॉडी में किसी भी प्रकार के जो है साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे इन कंपैरिजन टू एलोपैथी जो अंग्रेजी दवाई होती है उसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो आयुर्वेद एक बहुत ही अच्छा साधन है। ये भारत की तरफ से विश्व को एक बेहतरीन भेंट थी, एक बेहतरीन देन थी। हालांकि इसको हम लोगों ने कॉपीराइट नहीं लिया। आजकल सब कुछ अगर आप नए रिसर्च करते हैं, नई खोज करते तो कॉपीराइट मिलता है, उससे आपको रॉयल्टी मिलती है। लेकिन भारत हमेशा से विश्वगुरु के, अपने आप को विश्वगुरु के रूप में देखता था कि हम दुनिया को मार्ग दिखाते हैं। तो इस तरह से चीज़ें डेवलप हो रही थी। तो आयुर्वेद क्या है समझ में आया। गंधर्व वेद क्या है? इट्स अ साइंस ऑफ म्यूजिक, सॉन्ग्स, ठीक है। इसीलिए इसका संबंध किससे है? सामवेद के। जब हम आगे पढ़ेंगे तो सामवेद में भी क्या है? इट्स अ कलेक्शन, इट्स अ सोर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक। भारतीय जो संगीत है उसका सोर्स क्या है? सामवेद है। उसको कंप्लीट किया गया था गंधर्व वेद। अगर आप लोग रामायण महाभारत जैसे एपिक धारावाहिकों को सीरियल्स देखें तो वहाँ पर भी बार बार ये गंधर्व देवताओं का वर्णन होता रहता है। गंधर्व जो होते हैं वो आकाश में ऐसे नाच गाना करते रहते हैं। जब भी खुशी की बारी आती थी, राम का राज्याभिषेक हो रहा हो या रावण वध हो जाए, ये गंधर्व वगैरह वहाँ पे आके नृत्य करते थे। तो ये जो गंधर्व वेद है वो किसके बारे में लिखा गया है? ये म्यूजिक के बारे में है। अब धनुर्वेद की बात करें तो नाम से ही जैसा कि लग रहा है ये इट्स अ साइंस ऑफ वॉरफेयर, मतलब समझ रहे हैं कि वार, युद्ध की कला, युद्ध को कैसे लड़ा जाए, कौन कौन से हथियार होने चाहिए, उस समय की जो भी चीज़ें रही होंगी उसको कंपाइल करने का ये काम किया गया है। इसके अलावा लास्ट वाला है शिल्प वेद। शिल्प वेद का मतलब होता है, शिल्प का मतलब होता है रचना, रचना का मतलब क्रिएशन। तो शिल्प वेद ऐसा माना जाता है ये वास्तुकला का विज्ञान था। इट्स अ साइंस ऑफ आर्किटेक्चर, ये इसमें था। तो आयुर्वेद क्या है? साइंस ऑफ मेडिकल। गंधर्ववेद साइंस ऑफ म्यूजिक। धनुर्वेद क्या है? साइंस ऑफ वॉर। और शिल्पवेद क्या है? साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये सारे के सारे हमारे उपवेद हो गए। अब बात कर लेते हैं ब्राह्मणों की। यहाँ ध्यान दीजिए, ब्राह्मण कोई जाति या कोई वर्ण नहीं है, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। नहीं तो आप लोग समझ लीजिए कि मिश्रा जी, शुक्ला जी, दुबे जी, तिवारी जी, पांडे जी, ये इसमें बात हो रही नहीं। ब्राह्मण ये ग्रंथ है। ये क्यों लिखे गए थे? इट वॉज कमेंट्री ऑन वेदास। कमेंट्री का मतलब होता है व्याख्या। जैसे कि आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में क्या होता है? कमेंटेटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? जो भी क्रिकेट में जो भी चल रहा होता है उसका आंखों देखा हाल प्रस्तुत करते हैं, पूरी तरह से उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, हूबहू जैसा हुआ था। तो कमेंट्री क्या है? समझ में आ गया? ये व्याख्या है। तो इसमें क्या किया गया है? वेदों की आसान भाषा में व्याख्या की गई। ये भी संस्कृत में लिखी गई है, ऐसा नहीं है कि ये किसी लोकल लैंग्वेज में लिखी गई है, ये भी संस्कृत में लिखी गई है, वेद भी संस्कृत में लिखे गए हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है। तो जैसे ऋग्वेद के लिए कौन सा लिखा गया? ऐतरेय और कौशितकी। ये ऐतरेय और कौशितकी नामक ब्राह्मण ऋग्वेद के लिए लिखे गए हैं। सामवेद के लिए क्या लिखा गया है? पंचविश। यजुर्वेद के लिए क्या लिखा गया है? शतपथ और तैत्रेय। और अथर्ववेद के लिए क्या लिखा गया? गोपथ। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें सायर, पीजी, स्टॉक, ठीक है, सायर तो एस से हो गया पी, यानी कि सामवेद का हो जाएगा पंचविश, अथर्ववेद का हो जाएगा गोपथ, वो यजुर्वेद का हो जाएगा शतपथ और तैत्रेय, और ऋग्वेद का हो जाएगा ऐत्रेय और कौशितकी। तो इस तरह से ये ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण जो भी थे, हर एक जो ब्राह्मण था वो अपने एसोसिएटेड वेद का एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत करता था। ठीक है, तो वेदास, उपवेदास और ब्राह्मणा की इंट्रोडक्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अरण्यक। अरण्यक की बात करें तो अरण्यक क्या, जिससे आप लोग को अगर ध्यान दें तो बचपन में अगर आप लोगों ने संस्कृत पढ़ा हो तो अरण्य का मतलब क्या होता है? वन।
अरण्य का अर्थ क्या होता है? वन, यानी कि फॉरेस्ट। तो ये उसी से रिलेटेड है। इट डील्स विद मिस्टिज्म, राइट्स एंड रिचुअल्स। इसका अर्थ होता है ये तंत्र मंत्र। किस पे विश्वास करता है? तंत्र मंत्र का जो इसके फॉर्मूले होते हैं और जो सैक्रिफिशियल फार्मूलेज होते हैं, वो सारे के सारे फार्मूले कहाँ पे लिखे गए हैं? अरण्यक में लिखे गए। यानी कि झाड़ फूक तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें लिखी गई अरण्यक, और मुख्यतः ये जंगल में परफॉर्म किए जाते थे, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? अरण्यक। समझ में आ रहा है? ये भी एक वैदिक ग्रंथ है, ये चौथा महत्वपूर्ण ग्रंथ है उपवेद और क्या कहते हैं ब्राह्मण के बाद। और ये मोस्टली कहाँ पे परफॉर्म किए जाते थे? फॉरेस्ट में परफॉर्म किए जाते हैं, और इसमें तंत्र मंत्र आदि के जो है फॉर्मूले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उपनिषद। ये उपनिषद क्या है? जैसे कि उपनिषद आप लोग चित्र में देख रहे हैं, वो ये जो है इसे समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर एक गुरु है और यहाँ पे एक शिष्य है। शिष्य गुरु के समीप बैठा हुआ है और उनसे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली यही मीनिंग है उपनिषद का। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ अर्थात लिटरल मीनिंग क्या है? गुरु के समीप बैठो, टू सिट नियर गुरु। इट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ उपनिषदा। उपनिषद की ये शाब्दिक अर्थ हैं, गुरु के समीप बैठो। क्यों बैठोगे भाई? क्योंकि गुरु आपको ज्ञान देगा, आपको रास्ता दिखाएगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेदांता। तो उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि ये वेदों का कंक्लूजन है। इट इज़ बिकॉज इट्स अ कंक्लूजन ऑफ वेदा। ये वेदों का निष्कर्ष है। जो भी वेद हम वैदिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वैदिक ग्रंथ में पहला क्या है? वेद है, दूसरा उपवेद है, तीसरा ब्राह्मण है, फिर अरण्यक है, फिर उपनिषद है। तो उपनिषद अंत में आता है, इसीलिए क्या है? ये वेदांत है। और वेदांत क्या करता है? इट प्रोवाइड्स फिलोसफिकल एनालिसिस ऑफ वेदास। मतलब ये वेदों का दार्शनिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, और ये कंक्लूजन है वेदों का निष्कर्ष है, दार्शनिक विश्लेषण है। इसीलिए ये भारतीय जो दर्शन है, इंडियन फिलॉसफी जो है, उसका ये क्या स्रोत है? अब इंडियन फिलॉसफी क्या है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारतीय दर्शन का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन में रहेगा वेद, ऑप्शन रहेगा ब्राह्मण, ऑप्शन रहेगा अरण्यक, ऑप्शन रहेगा उपनिषद। तो क्या सही आंसर होगा? उपनिषद होगा। कुल संख्या इनकी कितनी है? तो जो ज्ञात संख्या है इनकी मानी गई है, टोटल नोन नंबर जो है वो है 108। तो कुल कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद कौन सा है? मुंडकोपनिषद। याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है मुंडकोपनिषद, जिसमें एक वाक्य लिखा हुआ है जिसका नाम है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जिसको भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय चिन्ह में भी शामिल किया है, नेशनल एम्बलम में भी शामिल किया है। तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ये यूपीएससी से लेकर वनडे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते का स्रोत क्या है? तो उपनिषद है। कौन सा उपनिषद है? मुंडकोपनिषद। तो ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन उपनिषद के बारे में। तो आज हम लोगों ने पढ़ा जो है वेद के बारे में, थोड़ा सा उपवेद के बारे में, और ब्राह्मण के बारे में, अरण्यक के बारे में, उपनिषद। कल हम लोग जो है वेद को थोड़ा सा और डिटेल करेंगे। हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग ऋग्वेद को स्टडी करेंगे, उसके इंपॉर्टेंस को स्टडी करेंगे, सामवेद को स्टडी करेंगे, यजुर्वेद को स्टडी करेंगे, अथर्ववेद को स्टडी करेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग जो है उसके बाद हम वेदांग की बात करेंगे, ऑर्गन्स ऑफ वेदा। वेदों को स्टडी को और ईजी करने के लिए कुछ सूत्र, कुछ फार्मूले दिए गए हैं जैसे वेदांग है, वो उनको हम देखेंगे। वेदांग के बाद ब्रांचेज ऑफ इंडियन फिलॉसफी, उसको थोड़ा सा देखेंगे। फिर थर्ड लेक्चर में हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन के फीचर्स, उसकी लाइफ को पढ़ेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको कहीं पर किसी भी प्रकार का डाउट है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धीरे धीरे आपकी हिस्ट्री को कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। और एक और मैंने सोचा हुआ है कि जैसे कि कुछ 1-2 टॉपिक हो जाएंगे तो बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पिछले टॉपिक्स के वो आपसे पूछे जाएंगे। मोस्टली वो कल आपसे पूछ लिए जाएंगे। वीकली हम करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना है।